तो दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद फाइनली आ ही गया मुरिम साइकोपैथ का एक और भयंकर एपिसोड। और यकीन मानिए, इस बार कहानी सिर्फ एक्शन तक सीमित नहीं रहने वाली, क्योंकि इस एपिसोड में है धोखा, कायरता, छुपी हुई पहचान और खून जो पानी की तरह बहने वाला है। हर कैरेक्टर के पीछे एक नया राज छुपा है और जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था वही सबसे बड़ा वार करने वाला है। इसीलिए भले ही एपिसोड थोड़ी देरी से आया हो, लेकिन आज का सफर आपको एंड तक स्क्रीन से हटा नहीं पाएगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि मुरिम की दुनिया और भी ज्यादा पागलपन दिखाने वाली है। यह एपिसोड शुरू होती है एन्यू ब्रांच में हेवनली डीमन डिवाइन कॉल्ड से, जहां पर के ब्रांच लीडर नेकेड सिल्वर डीमन पैग हियर एक लड़की की बहुत ही बुरी तरह से ले रहा होता है। वहीं वो लड़की भी बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही थी, लेकिन तभी जब वो अपनी आंखें खोलकर छत की तरफ देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। एक असासिन हियर को मारने के लिए सीधे ही उस पर टूट पड़ा होता है, जिसको देखता हुआ वो लड़की भयंकर रूप में डरते हुए जोरों से चिल्लाती है, पर कोई फायदा नहीं था। हियर वो तो बच गया होता है, लेकिन वो लड़की उस असासिन के स्वर के सामने आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के कई पार्ट उसी बेड पर हो चुके होते हैं। वहीं हियल खुद को संभालते हुए कहता है, यही बवासीर है, मैंने इस रोग को पश्चिम से मंगवाया था, पर तूने इसे खून से ढक दिया। क्या तू अंदाजा भी है ये कितना महंगा है? आखिरकार तू है कौन? लेकिन वो असासिन उसकी बातों का कोई भी जवाब न देते हुए उसकी तरफ बढ़ता हुआ फिर से उसे मारने के लिए उस पर हमला कर दिया होता है, जिसके काउंटर में हियल भी जब उस पर हमला करता है तो उसकी ताकत को महसूस करता हुआ वो बेहद ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है, धत तेरे के, तो बेहद ही ज्यादा कमजोर है। इसी के साथ वो अपने स्वॉर्ड को हवा के बीच पकड़ते हुए जब उस पर एक स्लैश को करता है तो वो असासिन खुद के बचाव करने के लिए तुरंत ही बहुत ही पीछे हट चुका था, जिसको देखता हुआ हियल एक ही पल में सैकड़ों स्लैशेस उस पर करता हुआ कहता है, इतनी जल्दी तुम थक गए? वो असासिन जो सुनता हुआ उसके द्वारा किए गए स्लैशों को रोकने के लिए अपने हाथों से जब कुछ निकालता है तो उसे देखते हुए हियल कहता है, अब मुझे ये मत बताना कि ये वही है। जबकि वो असासिन उसकी बातों पर जरा सा भी ध्यान न देते हुए उसने जो सैकड़ों स्लैशेस किए थे उन सभी को ही वो अपने इंक जैसे ऑरा को बाहर निकालते हुए एक ही पल के अंदर खत्म कर दिया होता है। जिसको देखता हुआ हियल वो बोलता है, या तुम वाकई में इंक लाइट किलिंग स्वॉर्ड हो? अब तो पूरे 10 साल हो गए, पागल बादल कहीं के। तो वो असासिन बोलता है, 9 साल 190 दिन हुए हैं। जो सुनता हुआ हियल वो हंसते हुए कहता है, सही कहा, तुम डेफिनेटली मैड क्लॉड ही हो, तुम हर एक छोटी से छोटी बातों को याद रखते हो। मुझे बताओ, टिन क्लॉड को यहाँ पर्सनली क्या चीज खींच लाई? वो असासिन बताता है, यह ऑर्डर रात के अंधेरों से आई है। तो हियल पूरी तरह से सीरियस होते हुए उससे पूछता है, और वो ऑर्डर क्या है? वह असासिन बताता है, पहली राजनीति। जिसको सुनता हुआ हियल पूरी तरह से पागल हो चुका था। वो अपने भयानक हंसी को हंसते हुए कहता है, तो हम इसे करने जा रहे हैं। यह अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मुझे बताओ, शिफ्टिंग शैडो का क्या हुआ? वह असासिन बताता है, नेमगम क्लैन के अंदर इस महीने के 15 तारीख को शिफ्टिंग शैडो की शादी है। हियल जो कि सुनता हुआ बेहद ही ज्यादा हैरान हुआ था, वो कहता है, क्या शादी? अब मुझे ये मत बताना कि शिफ्टिंग शैडो, छोड़ो, मुझे बताओ कि इसका दायरा कितना है? वो असासिन बताता है, शिफ्टिंग शैडो और नामगंग हाई को छोड़कर सभी लोग। जिस पर की तो उस पूरे कमरे में ही एक बड़ी सी खामोशी छा चुकी थी। थोड़े समय बाद हियल कहता है, सोल चेसिंग पॉइजन जल्द ही एन्यू पहुंचेगा, हमारी फोर्स यहाँ काफी नहीं है। तो वो असासिन कहता है, 5 शैडो भी आएंगे। जिसको सुनता हुआ हियल पहले तो शांत रहता है, बाद में वो कहता है, सच में अब ये काफी होगा। तो वो असासिन वहाँ से जाते हुए कहता है, मैंने ऑर्डर को तुम्हारे पास पहुंचा दिया है, अब मैं चलता हूँ। तो पीछे बैठा हियल उससे कहता है, रुक जाओ, वैसे शिफ्टिंग शैडो का भी नाम क्या है? जिस पर वो बंदा बहुत ही अजीब तरीके से उसे घूरने लगता है। बाद में उसे बिना कुछ कहे वहाँ से जब गायब हो जाता है तो उसे देखते हुए हियल कहता है, धत तेरे के, वो हमेशा की तरह नापसंद करने लायक है। हालांकि मुझे जलन हो रही है, बहुत ही ज्यादा जलन। मुझे लगता था कि शैडो हमेशा के लिए अकेला ही रहेगा, लेकिन अब वो तो ऑर्थोडॉक्स फैक्शन का हीरो बन चुका है। साथ ही उसे एन्यू की सबसे खूबसूरत बीवी भी मिल गई, जबकि मैं इस अंधेरे जगह पर सर रहा हूँ। यह कितना ज्यादा बुरा है। यही सब बोलता हुआ वो जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलकर चुटकी को बजाता है तो हम देखते हैं एकदम से ही उसके पीछे एक बंदा अपीयर होता है, जिससे कि वो कहता है, कमरा साफ कर दो और बिस्तर पर पड़ी गंदगी को बाहर फेंक आना। साथ ही आज पहरा देने आए सारे गार्डों में से एक भी नहीं बचना चाहिए। जिस पर कि उसके पीछे खड़ा बंदा वो क्रीपी स्माइल को देता हुआ कहता है, जैसा आप चाहें मेरे लॉर्ड। हम देखते हैं हियल अपने सामने की धरती को देखता हुआ अपने मन में कहता है, राख की छाया, अब शुरू होने वाली है असली तांडव। सेम टाइम पर हम इन लोगों को देखते हैं जो कि फाइनली उस जगह तक पहुंच चुके थे जहां पर कि उन लोगों को आना था, जिसको कि हियल भी दूर से देख रहा था। एल्डर कहता है,
हो रुक जाओ, हम उम्मीद से ज्यादा जल्दी पहुंच गए। हम देखते हैं उस पूरे ही शहर में बहुत ही बड़ा उत्सव मनाया जा रहा होता है। आसमान पूरी तरह से लाइटों से चमक रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं सुबह हो चुकी थी, लेकिन लोग अभी भी खुशियां मना रहे थे। हर जगह शादी की तैयारी चल रही होती है। वहीं हम देखते हैं शहर के किसी कोने में कुछ भिखारी एक बंदे के सामने अपने सर को झुकाए हुए उससे भीख मांग रहे होते हैं। प्लीज सर, हमें कुछ चावल दे दीजिए प्लीज। जिस पर कि उनके सामने खड़ा बंदा गुस्साया हुआ उनसे कहता है, तुम कमीने भिखारी कहीं के, क्या तुम्हें पता भी है ये जगह कौन सी है? दफा हो जाओ यहाँ से। तो ये भिखारी कहते हैं, ऐसा मत कीजिए, अगर कुछ बचा हुआ है तो वही हमें दे दीजिए। जिस पर कि उनके सामने खड़ा बंदा वो बेहद ही ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो उन लोगों को एक जोरदार लात देता है और काफी ही ज्यादा दूर फेंक दिया था। वो कहता है, दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हारी हालत इससे भी बदतर कर दूं। तो उसके पीछे से कोई बंदा आते हुए कहता है, यहाँ पर चल क्या रहा है? उस बंदे को अचानक ही अपने पीछे देख वो गार्ड तुरंत ही उसके सामने झुकता हुआ कहता है, मास्टर जो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा था, वह सभी अभी कुछ भिखारियों की भीड़ उमड़ी थी। जिस पर कि वो बंदा बिना कुछ बोले जैसे ही उसके पास जाता है तो वह गार्ड बेहद ही ज्यादा घबरा चुका था। वो तुरंत ही उसके सामने झुकते हुए कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वहीं उन्हें देख रहा एक बंदा कहता है, क्या वो आदमी इस बैंक्वेट का स्टार डाह्यूक नहीं है? तो दूसरा बंदा कहता है, हाँ सही कहा, वो कितना लंबा और सुंदर है। दूसरी तरफ डाह्यूक उन लोगों पर बिना ध्यान दिए उन भिखारियों के पास जाता है और फिर थोड़ी देर तक उन्हें घूरने के बाद उसकी तरफ अपने हाथों को करते हुए कहता है, क्या आप ठीक हो? अपनी तरफ उसे ऐसे हाथ बढ़ाता हुआ देख तो ये भिखारी भी शौक थे, वे समझ नहीं पा रहे थे आखिर अब ऐसी सिचुएशन में वो क्या करे। तभी डाह्यूक कहता है, इन लोगों के साथ भी कुछ खाने को साझा करो, शादी में अभी भी कुछ समय बाकी है, इसलिए कुछ खाना जरूर बचा होगा। इतना बोलकर जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो वहाँ पर खड़े भिखारी तो अभी भी सदमे में थे। वहीं वो गार्ड कहता है, जैसा आप चाहे यंग मास्टर। वहीं उन्हें दूर से देख रहे बंदे बात करते हैं, सच में उभरता हुआ सितारा अलग ही होता है। मार्शल आर्ट के साथ साथ उसका ऐसा चरित्र, मैं समझ सकता हूँ नामगांव कल्याण की डॉटर उस पर क्यों मोहित हो गई। तो दूसरा बंदा कहता है, सही कहा, अकेले ही पूरे जंगों का यात्रा करके अंत में इन यंग जुड़वा डीमनों को हराना ये छोटी बातें नहीं है। कोई सोच भी नहीं सकता था एक वांडरर जुड़वा डीमनों को हराएगा और नामगांव कल्याण का दामाद बन जाएगा। तो उसके सामने खड़ा बंदा कहता है, ऐसी अफवाहें हैं कि 300 साल पहले आकाश के सबसे महान वॉरियर थंडर ब्लेड एम्परर की मार्शल आर्ट, इससे आगे वो कुछ भी बोल पाता तभी उसकी बॉडी से कोई टकरा कर आगे निकल जाता है। जिसे देखता हुआ वे बंदे गुस्से में कहते हैं, वही जरा संभल कर चलो। तो हम देखते हैं जो आगे निकला था वो कोई और नहीं बल्कि पॉइजन किंग था। वो कहता है, क्या कहा तुमने? इतना बोलते हुए वो उन दोनों बंदों के जब सर को पकड़ लिया होता है तो वे बंदे भयंकर डर में डूबा हुआ कहते हैं, सोल चेसिंग पॉइजन हैंड टैंग वो। तो एल्डर उन्हें साइड फेंकते हुए कहता है, मेरे रास्ते से निकल जाओ, निकम में कमीने कहेंगे। यानी कि वो अपने साथ सारे लोगों को लेकर शहर के अंदर एंटर कर चुका था। वहीं मेंशन के दूसरी तरफ डाह्यूक अपने मेहमानों का वेलकम कर रहा था। तभी उसे बाहर से एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। वो पलटकर जब उस ओर देखता है तो वहाँ पर दरवाजे के बाहर पॉइजन किंग आकर जोरों से चिल्लाता है, एकदम खामोश हो जाओ। क्या तुम कह रहे हो कि मैं ऐसी जगह आ गया हूँ जहाँ मुझे नहीं आना चाहिए था? अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कोने में बैठकर बकबक मत करो, सीधे मेरे सामने आकर बोलो। तो उसके पास डाह्यूक आते हुए कहता है, प्लीज शांत हो जाइए सर टैंग और मेरे ग्रीटिंग को स्वीकार करिए, मैं डाह्यूक हूँ। तो उसे देखते हुए पॉइजन किंग कहता है, तो तुम ही वो नौजवान हो जिसकी वजह से मुझे इतनी दूर आना पड़ा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, लेकिन क्या बस इतना है? यदि हम कुछ समय पहले मिले होते तो ये बेहतर होता, लेकिन आज तुमसे मिलकर मुझे काफी निराशा हुई। डाह्यूक वो कुछ भी न समझते हुए उससे कहता है, माफ करिएगा, और आप कहना क्या चाहते हो? जिसका कि कोई भी जवाब न देते हुए पॉइजन किंग वो आगे जाते हुए कहता है, बैक अंदर आओ। तो डाह्यूक बोलता है, ठीक है। क्लैन हेड वो अंदर इंतजार कर रहे हैं। सर टैंग चलिए मैं आपको किंग के हॉल तक ले चलता हूँ। ये सब बोलता हुआ वो जब पॉइजन किंग के पीछे भाग रहा होता है तो सुसामा का ध्यान अपने सिस्टम नोटिफिकेशन पर होता है। उसका सिस्टम एक दुश्मन को डिटेक्ट करता हुआ बता रहा होता है 10 या उससे ऊपर लेवल का एनिमी 20 मीटर के अंदर आ चुका है, जिसकी वजह से सुसामा डाह्यूक की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, उसके और टैंगवो के बीच का अंतर बस हल्का सा ही है और वह बिना रुके लगातार एक ही स्थिति में भाग रहा है। इसका मतलब नया हाई लेवल का दुश्मन निश्चित ही यही आदमी है, क्योंकि हर एक इंसान में बाएं दाएं विषमता होती है। साथ ही चेहरा, अंगों की लंबाई, कंधों की ऊंचाई, हर चीज अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन इस आदमी के अंदर सारी चीजें बिल्कुल ही परफेक्ट है, वो भी हद से ज्यादा। जिसका मतलब है वो भी सेम स्पीशीज का है, उसके बॉडी के अंदर भी कोई और है बिल्कुल ही मेरे जैसा। या इसका मतलब वो भी एक शिकारी है। इसी के साथ सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम देख पाते हैं पॉइजन किंग फाइनली मेन हॉल में पहुंच चुका था। वो कहता है, क्या तुमने कहा था वो मेरा इंतजार कर रहा है? इसे बोलता हुआ वो जैसे ही दरवाजे को खोलता है तो उसके अंदर एक बूढ़ा आदमी और उसके साथ एक लड़की
ही होती है। वो बूढ़ा आदमी जैसे ही पॉइजन किंग को अपने सामने देखता है तो वो चिल्लाता है, अंकल आपका स्वागत है। आगे में बहुत समय बीत गया तो पॉइजन किंग वो बोलता है, ग्लेन हेड को इस तरह बेशर्मी से इधर उधर घूमते हुए देखना यह कितना दयनीय है। पर खैर इतने लंबे समय तुमसे मिलकर अच्छा लगा, रास्कल कहेंगे। तो हेड कहता है, आप बिल्कुल भी नहीं बदले। हेड और पॉइजन किंग को एक साथ इतने करीब देख यह बंदी अपने मन में कहती है, क्या दादाजी और ग्लेन हेड इतने करीब थे? तभी वहाँ उसके पास हेड के साथ वाली लड़की आकर कहती है, कैसी हो हवा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो हवा वो बोलती है, सिस्टर ऐसा लगता है कि तुम पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई हो। वो बंदी कहती है, क्या बात कर रही हो, पर शुक्रिया, वैसे तुम भी खूबसूरत हो गई हो। तो उनके बीच डाह्योक आकर कहता है, मैं पहले इतना घबराया हुआ था कि अपना परिचय ठीक से नहीं दे पाया। मैं डाह्योक हूँ। हवा जिसको देखता हुआ कहती है, मैं टैंग हवा हूँ, क्या मैं आपको ब्रदर इन लॉ कहकर बुला सकती हूँ? जिस पर कि हाय वो तो काफी ही ज्यादा शर्मा चुके थे। पर डाह्योक वो कहता है, ब्रदर इन लॉ, ये सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। जिस पर हवा हाय को टॉन्ट मारते हुए कहती है, मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी कि सिस्टर जैसी शर्मीली इंसान मुझसे पहले शादी कर लेगी। जिसको सुनता हुआ हाय कहती है, तेरे की ये लड़की भी ना, तुम अब अपना मुंह बंद करोगे? इतना बोलते हुए वो उन लोगों के पीछे किसी को देखते हुए बोलती है, वैसे वो आदमी कौन है? जिसको देखता हुआ डाह्योक के मन में भी सवाल उठ चुके थे। तो हवा कहती है, क्या तुम उस आदमी के बारे में बात कर रही हो? इतना बोलते हुए वो जैसे ही कुछ बोलने वाली थी तभी सुसामा वो अंधेरे से बाहर आते हुए उन लोगों से कहता है, मैं सुसामा हूँ। हम देखते हैं उसके नाम को सुनता हुआ डाह्योक वो काफी ही ज्यादा सीरियस हो चुका था। वहीं है वो तो कुछ भी नहीं समझ पाती है, जबकि हवा वो काफी गुस्से में थे। लेकिन थोड़े ही समय बाद डाह्योक वो आगे बढ़ता हुआ सुसामा से कहता है, मैं टैंग डाह्योक हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इतना बोलते हुए वो अपने हाथों को जब सुसामा की तरफ बढ़ाता है मिलाने के लिए तो सुसामा उसके हाथों को थोड़ी देर के लिए बड़े ही सीरियस टोन में घूरता है। बाद में सिचुएशन को हल्का करने के लिए उसके साथ हाथ मिलाता हुआ उससे कहता है, मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो डाह्योक वो बोलता है, आज रात मैं हाय के साथ सोहो झील पर रात के समय घूमने की प्लानिंग बना रहा था, अगर तुम लोग भी हमारे साथ चलोगे तो अच्छा लगेगा। इतना बोलते हुए हम देख पाते हैं सुसामा और डाह्योक दोनों ही एक दूसरे को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हैं, पर अपने मुंह पर नहीं दिखाते। पर खैर इसी के साथ सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम देख पाते हैं वे सभी एक साथ मिलकर सोहो झील पर पहुंच चुके होते हैं, जहाँ की खूबसूरती को देखते हुए हवा बोलती है, ये कितना सुंदर है। तो डाह्योक बताता है, यह सोहो झील अपने मनमोहक दृश्य के लिए फेमस है, खासकर रात का नजारा वो तो पूरी तरह से मन को मोह लेता है। जिसको सुनता हुआ हाय वो कहती है, झील के ऊपर चंद्रमा की छाया बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है, सही कहा ना सिस्टर? हवा बताती है, हाँ बिल्कुल। तो डाह्योक वो सुसामा को लेकर साइड में जाते हुए कहता है, जब लेडीज आपस में बात कर रही हैं तो क्यों ना हम मर्द लोग जाकर कुछ ड्रिंक करें, मेरे पास कुछ अच्छी शराबें हैं। ये सब बोलता हुआ वो जब शराब लेने चला गया होता है तो उसे पीछे से देखते हुए सुसामा अपने मन में कहता है, ऊपर से देखा जाए तो डाह्योक एक ऐसा इंसान है जो नेमगम क्लैन का सन इन लॉ बनने वाला है, लेकिन अगर मेरी नजरिए से देखो तो वो निश्चित रूप से एक शिकारी है जो अपना भेष बदल कर यहाँ आया है। उसके जैसे हाई लेवल का इंसान निश्चित रूप से कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रहा है, पर वो है क्या और वो ऐसा क्यों कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं मैं अनजाने में बहुत ही बड़ी साजिश में फंस गया हूँ। तभी उसके सिस्टम पर एक और नोटिफिकेशन आता है, 10 या उससे ऊपर वाला एनिमी 20 मीटर के अंदर आ चुका है। जिसको देखता हुआ सुसामा वो बेहद ही ज्यादा शौक हुआ था, क्योंकि डाह्योक वो तो अभी अभी उसके पास से गया था, फिर ये दूसरा कौन हो सकता है? वह सिचुएशन को समझते हुए अपने मन में कहता है, इस जहाज की लंबाई लगभग 20 मीटर है और इसकी ऊंचाई लगभग 5 मीटर, इसका मतलब दुश्मन नीचे डेक में है। तभी वहाँ पर डाह्योक आकर उससे कहता है, मुझे माफ करना, मैंने शराब को बहुत ही अजीब जगह पर रख दिया था, इसीलिए मुझे इसे लाने में थोड़ा समय लग गया। जो सुनता हुआ सुसामा अपने मन में कहता है, उसके अलावा एक और नया दुश्मन यहाँ पर है। वहीं डाह्योक अपनी बातों को आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है, यहाँ की माजो शराब थोड़ी सी तेज है, इसीलिए ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है, पर खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ये भेंट करता हूँ। जिस पर कि सुसामा पहले तो थोड़ी देर के लिए शांत रहता है, बाद में एक क्रीपी स्मेल को देता हुआ उससे कहता है, उस समय से मेरे पेट में कुछ गड़बड़ हो रही है, क्या मुझे यहाँ से थोड़ी देर के लिए जाने की अनुमति मिल सकती है? तो डाह्योक वो कहता है, हाँ बिल्कुल, नाविकों से पूछ लेना, वे तुम्हें रास्ता बता देंगे। इतना बोलते हुए वो एकदम से ही अपनी प्यारी स्मेल को छोड़कर उसे पीछे की ओर घूरना शुरू कर दिया होता है, यानी कि उससे भी सुसामा पर कुछ तो शक हो चुका था, पर वो अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं करता। जबकि दूसरी तरफ सुसामा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होता है वैसे वैसे उसके सिस्टम में जो नोटिफिकेशन नए दुश्मन के बारे में आया था उसकी दूरी भी कम हो रही थी। 14,
13, 12, 11। तो समा कहता है पहले नए एनिमे की दूरी मुझसे बढ़ चुकी थी, लेकिन अब वो कम हो रही है। ये सब बोलता हुआ वो जैसे ही एक जगह पर पहुंचता है तो उसका सिस्टम दोबारा उसे नोटिफाई करता है आपके और एनिमे के बीच की दूरी केवल 1 मीटर रह गई। सो समा जिस पर दबे कदमों के साथ अपने आसपास घूमता फिरता उस जगह की सिचुएशन की जब जांच करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है यहाँ पर केवल 2 ही दुश्मन नहीं है, बल्कि यहाँ पर डाहियों को मिलाकर कुल 5 दुश्मन हैं और सबके सब उससे 10 या उससे अधिक लेवल से आगे हैं। सो समा कहता है अगर उनका मकसद है को किडनैप करना होता तो वे कब का ऐसा कर चुके होते, और ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि वो उनका टारगेट नामगोंग क्लैन है, या वे पूरे क्लैन को ही उखाड़ फेंकना चाहते हैं। धत्तेरे की अब मैं क्या करूं, एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई, मेरे बगल में टैंगबू है और मेरे आगे नामगोंग क्लैन के दुश्मन। यह सचमुच में बहुत ही बड़ा दुविधा भरा स्थिति है। ये सब बोलता हुआ वो एकदम से ही अपनी डरावनी हंसी को हंसता हुआ कहता है मैं किनारे पर पहुंच गया हूँ, मुझे अपने कदम को उठाना ही होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ गार्ड बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ एक जगह पर पहुंचते हैं और फिर अपने सामने के दरवाजे को देखते हुए कहते हैं स्क्वाड लीडर को क्या सचमुच में हमें ये करना होगा, पूरे जल मार्ग से ही जाना, ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा। तो स्क्वाड लीडर उससे कहता है कमीने कहीं के, क्या तुम मुझसे बहस कर रहे हो, क्या वाटर वे को फॉलो करना और उसकी जांच करके वापस आना इतना मुश्किल है। तो वो बंदा कहता है नहीं, लेकिन यह बिल्कुल ही बेकार है, इसका कोई फायदा नहीं है। स्क्वाड लीडर कहता है जरा इस आदमी को देखो था, शादी आ रही है तो 2-3 बार जांच करना इतना अजीब है। इतना बोलते हुए वो उस बंदे को जोरदार तरीके से अपने सामने वाले दरवाजे की ओर फेंकते हुए कहता है कमीने कहीं के तुम लोग कुछ भी काम के नहीं हो। जिस पर कि वे बंदे ना चाहते हुए भी जब उस कमरे के अंदर जा रहे होते हैं तो उसे देखते हुए स्क्वाड लीडर वो कहता है कमीनो कब कपाना बंद करो, ये पहली बार नहीं है जो तुम उसके अंदर जा रहे हो। जो सुनता हुआ जब वे दोनों बंदे अंदर चले जाते हैं तो स्क्वाड लीडर वो दरवाजे पर इंतजार करता हुआ कहता है एक सच्चे वॉरियर को मैदान में होना चाहिए, दुश्मन के सर को काटते हुए गाते हुए। पर मैं देखो यहाँ पर अभी क्या कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर अभी कुछ दुश्मन आ जाते हैं तो ये मेरे लिए थोड़ा सा काम उबाऊ हो जाएगा। दूसरी तरफ अंडरग्राउंड के अंदर दोनों बंदे जगह की जाँच करते हुए बात कर रहे होते हैं। अभी सारे लोग खा पी रहे होंगे और देखो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देख कार है। तभी अचानक ही वो उसके पास अंधेरे से बाहर निकलता हुआ सुषमा आ जाता है और तुरंत ही उसके हाथ में जल रहे मोमबत्ती को बुझा देता है। वो बंदा जिस पर जैसे ही चिल्लाता है क्या दुश्मन, तभी उसकी बॉडी पर कई सारे कट लग चुके होते हैं। वहीं दूसरा बंदा उसकी ऐसी हालत को देखता हुआ कुछ कर पाता उससे पहले ही हम देख पाते हैं सुषमा जिस बंदे से लड़ रहा होता है वो उसके सर के चिथड़े उड़ा डालता है। ऐसे नजारे को अपने सामने देखता हुआ दूसरा बंदा बेहद ही ज्यादा घबरा चुका था। वो तुरंत ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन उसकी प्रयास असफल रहती है। सुषमा उसका भी काम तमाम उसे अंडरग्राउंड में कर देता है। दूसरी तरफ बाहर स्क्वाड लीडर उन लोगों का इंतजार करते हुए अब बोर होने लगा था। वो कहता है उनका यहाँ से गया काफी समय हो गया है, कहीं वे फिर से काम चोरी करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। इतना बोलते हुए वो खुद मसाल को लेकर उस अंडरग्राउंड में जाता हुआ कहता है बस तब तक इंतजार करो कमीनो, जब तक कि मैं तुम्हारे पास नहीं आ जाता, तो इसके बाद तुम्हारी हालत बद से भी बदतर होगी। इतना बोलते हुए अचानक ही उसका ध्यान अपने नीचे पानी में जाता है। वहाँ पर एक कटी हुई हाथ गिरा हुआ था जिसको देखता हुआ वो पहले तो कुछ भी नहीं समझ पाता, बाद में जब वो उसे अच्छी तरह से देखता है तो उसकी रूहें कांप जाती है। वो घबराता हुआ तुरंत ही पीछे हटते हुए कहता है भैंस की टांग, ये क्या है, ये तो कटी हुई हाथी है, छोटे डोचेल। हम देखते हैं तुरंत ही वो उन दोनों का नाम लेता हुआ वहाँ से उनके पीछे भागता है और जब अंडरग्राउंड की गहराइयों में वो पहुँचता है तो उसे दिखाई देता है कुछ ऐसा भयानक कि उसके शरीर से रूहें बाहर निकल जाती है। वो पूरी तरह से थर्रा चुका था क्योंकि सुषमा मरे हुए सारे गार्डों के बॉडी पार्ट को उनके ही हथियारों के साथ हवा में लटकाया हुआ बोल रहा होता है यहाँ पर एक हाथ मिसिंग है, आखिर कहाँ पर है वो। अपने सामने अपने साथियों की ऐसी लाश के टुकड़े टुकड़े देख कर स्क्वाड लीडर अपने मन में कहता है ये सब क्या है और यहाँ पर हो क्या रहा है। उसी समय सुषमा उसकी तरफ अपनी भूतिया आंखों के साथ देखते हुए कहता है यहाँ पर केवल एक हाथ मिसिंग है। अपने लोगों की ऐसी बेकार मौत को देखकर स्क्वाड लीडर पूरी तरह से पागल हो चुका था। वो तुरंत ही सुषमा पर हमला कर देता है जिसे कि जब सुषमा काउंटर करता है तो उसकी ताकत को महसूस करता हुआ स्क्वाड लीडर वो अपने मन में कहता है ये हरामी मेरी उम्मीद से कहीं अधिक ज्यादा ताकतवर है। इसी के साथ वो जब जबरदस्त हमले को करता है तो हम देख पाते हैं सुषमा को पीछे हटना पड़ता है। वहीं स्क्वाड लीडर उससे कहता है तो वही है ना जो यहाँ पर पॉइजन किंग के साथ मेहमान बनकर आया था, आखिर तो ऐसा कर क्यों रहा है। तो सुषमा उसे बताता है ये सारी चीजें नामगोंग क्लैन के लिए है। जिसको सुनता हुआ स्क्वाड लीडर और भी ज्यादा पागल होता हुआ
उससे कहता है, बकवास, तूने हमारे क्लैन के मार्शल आर्टिस्टों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर उन्हें भाले से छेद कर ऊपर लटका दिया। फिर भी तू कह रहा है ये सारी चीजें नेमगोंग क्लैन के लिए है। यह मत सोचना तेरी मौत आसान होगी। ये सब बोलता हुआ वो एक साथ 2 हमले करता है सुसामा पर। पहला हेवनली विंड स्वॉर्ड आर्ट फर्स्ट फॉर्म और दूसरा 3/4 स्वॉर्ड आर्ट सेकंड फॉर्म हेवनली विंड फ्लाइंग क्लाउड, जिसके खिलाफ सुसामा अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करता है और स्ट्राइकिंग स्लैश। उन दोनों का ही टकराव भयंकर था, यहाँ तक कि वो पूरा अंडरग्राउंड हिल चुका होता है। बाद में जब ये दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं तो स्क्वाड लीडर फिर से अपने हमले को करता हुआ कहता है, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इतना बोलते हुए वो एक ही पल के अंदर सैकड़ों स्लैशेस करता है सुसामा पर, जो कि सुसामा की बॉडी के छल्ले उड़ा दिए थे। वह कहता है मेरी एचपी वो घट रही है, जबकि स्क्वाड लीडर उसे सांस लेने तक का समय दिए बगैर उस पर हमला कर रहा। उसने जिस हाथों से स्वॉर्ड पकड़ रखा था उसकी सारी उंगलियों को ही काट देता है और उसके स्वॉर्ड को काफी दूर फेंक दिया होता है। बाद में उससे कहता है, अब मैं देखता हूँ तुम बिना स्वॉर्ड के क्या करोगे। इतना बोलते हुए वो जैसे ही सुसामा के काम को खत्म करने वाला था तभी हवा के बीच एक स्वॉर्ड अचानक से ही अपेयर होता है और वो बिल्कुल स्क्वाड लीडर के पास से गुजरा होता है, यानी कि वो बाल बाल बजा होता है। वो अपने मन में कहता है, उसने अपने स्वॉर्ड को तो खो दिया था, फिर आखिर वो आई कहाँ से? अगर मैं 1 सेकंड भी देरी कर देता तो मेरा चेहरा बुरी तरह से फट जाता। यह किस तरह की विचित्र जादू है। ये सब सोचता हुआ वो सिचुएशन को समझने की कोशिश कर ही रहा था। तभी सुसामा अपने बाएं हाथ में स्वॉर्ड को लेकर उस पर हमला कर दिया था, जिसे कि रोकने के लिए वो भी जब काउंटर स्ट्राइक करने की कोशिश करता है तो हम देख पाते हैं सुसामा का स्वॉर्ड बिल्कुल ही उसके स्वॉर्ड के पास जाकर दोबारा गायब हो चुका था, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज अपने मन में कहता है वह स्वॉर्ड फिर से गायब हो गए, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी सुसामा एकदम से ही उसके पास आकर इतना खतरनाक हिट उसे देता है कि हम देख पाते हैं वो अंडरग्राउंड वाली दीवार को तोड़ता हुआ पूरी तरह बाहर निकल चुका था। वो हवा के बीच उड़ ही रहा होता है। तभी सुसामा एकदम से ही जब उसके पीछे आ जाता है उसके सर को काटने के लिए, तो उसे देखते हुए स्क्वाड लीडर बेहद ही ज्यादा घबरा चुका था। वो अपने मन में कहता है, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्या मैं सचमुच में यहाँ मरने वाला हूँ? पर ये क्या, वो देख पाता है कि सुसामा का स्वाद बिल्कुल ही उसके चेहरे के पास आकर रुक चुका होता है, यानी कि सुसामा उस तक पहुँचने में नाकामयाब हो चुका था। वो तुरंत ही हवा के बीच से सीधे धड़ाम से जमीन पर आकर गिरता है, जिसके पीछे स्क्वाड लीडर भी आराम से नीचे उतरता हुआ उसे देखते हुए उससे कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अपने लिमिट पर हो? अगर हाँ तो मैं बता दूं, तुम्हारा पहले वाला स्लैश वाकई में बहुत ही ज्यादा तेज था, पर चलो अब क्या ही फायदा, मैं तो बेकार में ही डर गया था। जिस पर कि सुसामा किसी तरह खुद को संभालता हुआ अपने मन में कहता है, मुझे बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है, मेरी एचपी लगभग खत्म होने ही वाली है और मैं कुछ ही पॉइंट दूर हूँ अपने अगले लेवल में जाने से, तो अब मैं क्या करूँ? मेरे पास अब एक ही रास्ता बचा है। इसी के साथ वो अपनी जिंदगी को दांव पर लगाता हुआ जब स्क्वाड लीडर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है तो उसे देखता हुआ स्क्वाड लीडर वो कहता है, लगता है कि तुम पूरी तरह से पागल हो गए हो जो इतनी बुरी तरह से मरना चाहते हो। इसी के साथ वो अपने आखिरी हमले को तैयार करता है, हेवनली विंड स्वॉर्ड आर्ट फाइनल फॉर्म हेवनली विंड ओपनिंग हेवन। पर सुसामा वो अभी भी नहीं रुक रहा होता है तो स्क्वाड लीडर उस हमले को उस पर चलाता हुआ कहता है, क्या तुम अपने साथ साथ मुझे भी मारने की कोशिश कर रहे हो? अगर हाँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इतना बोलते हुए वो सुसामा के दोनों हाथ और एक पैर को काटता हुआ उसे दूर फेंकते हुए कहता है, तुम सचमुच में बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, तुम अपनी सीमा जाने बगैर ग्रेट गो पर हमला करने की हिम्मत कैसे खे? आज तेरा काम यहीं पर खत्म होता है जिद्दी कमीने। पर सुसामा को इसका घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो उसकी बातों को सुनता हुआ उसकी तरफ देखते हुए एक क्रीपी स्माइल को देता है और फिर जैसे ही अपने मुंह को खोलता है तो हम देख पाते हैं उसके मुंह के अंदर से ही इन्वेंटरी खुलती है और वहां से निकलता है सुसामा का उड़ता हुआ स्वर, जो कि उसके सर का आर पार निकल चुका था। उस बंदे के समझने से कुछ भी पहले ही वो तुरंत ही मरता हुआ सीधे जमीन पर गिर पड़ा था। हम देखते हैं स्क्वाड लीडर जैसे ही खत्म होता है तो सुसामा के पास सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, क्या आप लेवल अप करना चाहते हो? सुसामा जिस पर की जैसे ही यस कहता है तो हम देख पाते हैं मानो वहाँ पर आसमानी बिजली गिरा हो। वह लाइट इतना भयंकर रूप में बड़ा होता है कि हम देख पाते हैं शहर के लोग तो उस लाइट को देख ही पाते हैं, साथ ही देख पाते हैं उस शहर से बहुत ही ज्यादा दूर ये बंदा वो कहता है, अब आखिरकार ये कौन सी बला है? हम देखते हैं उसने अपने साथ एक लड़की को पकड़ रखा था जो कि डेनरी क्लाइन की होती है। दूसरी तरफ स्क्वाड लीडर को अभी सुसामा उसके ही हथियार से उसे हवा में लटकाता हुआ कहता है, चलो अब काम पूरा हुआ। इसी के साथ सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम डेनरी क्लाइन को देखते हैं। वो पूरी तरह से जल रहा होता है और लोग बेरहमी के साथ मारे जा रहे थे। वहीं डेनरी क्लाइन के हेड की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। वो अपनी बदहवास अवस्था में अपने सामने देख रहा होता है जहाँ से कि वही असासिन आ रहा था जो
जो कि पहले डिवाइन कॉल के अंदर ह्योल को मारने के लिए गया था, वह एकदम से ही डैनी क्लैन के हेड के सामने आकर खड़ा हो जाता है। बिना कुछ बोले तो डैनी क्लैन का हेड वो कहता है, आखिरकार तो है कौन और डैनी क्लैन के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? जिसका ह्यो असासिन बिना कोई जवाब दिए सीधे उसके चेहरे के 2 टुकड़े कर देता है। बाद में उसके कटे शरीर को देखता हुआ अपने लोगों से कहता है, रात के अंधेरे को बता दो, डैनी क्लैन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब अपने ग्रैंड प्लान को एग्जीक्यूट करे। उसके इतना बोलते ही सीन ह्योल की तरफ शिफ्ट होती है। वो जिस लड़की के साथ था उसका बुरा हाल करने के बाद उसे दूर फेंकते हुए कहता है, इसके कपड़े को देखता हुआ ऐसा लगता है कि ये लड़की डैनी क्लैन की थी। इसे चखने के बाद तो मेरे मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया। तभी वहाँ पर कोई आता है जिसे देखता हुआ वो कहता है, क्या यह पहले ही खत्म नहीं हो गया? वहाँ को सच में मजाक करना नहीं आता। तो अभी आया हुआ बंदा उसे पता नहीं क्या कहता है। थोड़े समय बाद वो काफी ही ज्यादा सीरियस होकर कहीं के लिए जाते हुए सोच रहा था, नामगांव क्लैन से शिफ्टिंग शैडो के पास इतना जोरदार सिग्नल भेजने का कोई तरीका नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि नामगांव क्लैन के उन कमीनों को हमारी प्लानिंग के बारे में पता चल चुका है? यही सब सोचता हुआ अभी आए हुए बंदे से वो कहता है, अभी तुरंत एनयू की ओर जाने वाले सभी रास्ते को बंद कर दो और पहले राजनीति शुरू करो। जो सुनता हुआ वो बंदा जैसे ही कहता है, जैसा आप चाहे तो हम देख पाते हैं उसके पीछे हजारों की संख्या में लोग थे। वहीं इन सारी चीजों से अनजानी ये लोग गायब हुए घरों की तलाश में जब अंडरग्राउंड के अंदर जाते हैं तो अपने सामने के नजारे को देखता हुआ उनकी रूहें कांप जाती है, क्योंकि बिखरे हुए लाशों के पीछे दीवार पर लिखा था, जब पूर्णिमा होगी तो मून एम्परर का पतन होगा और मैं अपने सब्र के साथ धीरे धीरे कदमों से राजा बन जाऊंगा। जिन्हें पढ़ता हुआ एक बंदा कहता है, क्लैन हेड आखिरकार ये सब क्या है और ऐसा कौन कर सकता है? हेड बताता है, मैं भी इसके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन एक बात तो पक्की है, नामगांव क्लैन को कोई निशाना बनाने वाला है। जब तक शादी नहीं हो जाते सुरक्षा बढ़ा दो और अपनी सतर्कता कम मत करना। कोई भी संदिग्ध लगे मुझे तुरंत सूचित करना। जिस पर उसके लोग कहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो हेड वहाँ से जाते हुए अपने मन में कहता है, एम्परर शब्द नामगांव क्लैन को दर्शाता है और पूर्णिमा शादी को, लेकिन मैं अपने सब्र के साथ धीरे धीरे कदम बढ़ाकर राजा बन जाऊंगा। इसका मतलब क्या है और वो है कौन? कहीं नामगांव क्लैन के अंदर ही तो गद्दार नहीं है? इसी के साथ सीन चेंज होता है और अगला सीन कुछ समय बाद की होती है। किंग हॉल के अंदर कोई चिल्ला रहा था, मैं यह चीज शुरुआत से ही कहता आ रहा हूँ, जरूर यहाँ पर कोई तो साजिश चल रही है। डाहियो को तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ क्लैन के अंदर शामिल हुए, हमारा उस पर शक करने का कोई फायदा नहीं है। वह नामगांव क्लैन का दामाद बनने वाला है। अगर यह बात बाहर जाती है तो पूरा मुरीम हम पर हंसेंगे। तो एक बंदा कहता है, मेरी राय चोंगमोन सॉरी से बिल्कुल ही अलग है। मेरा मानना है कि उस बैरियर के द्वारा छोड़े गए 8 अक्षरों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोई भी बता सकता है इस अक्षर और इस अक्षर को मिलाने से जो नया अक्षर बनता है वो डू है, जो कि डायरेक्ट डाययोग की ओर इशारा करता है। तो चियोंगयोंग सॉर कहता है, तुम ये क्या बक रहे हो? तो यूनिट लीडर कहता है, उस बैरियर बहुत ही सावधानी पूर्वक ग्रेट नामगांव क्लैन के अंदर आया है, साथ ही उसने हमारे ही वॉरियरों को सबके सामने मार डाला और एक ऐसा संदेश छोड़ गया जो कि पूरी तरह से अस्पष्ट है। इसका मतलब है कि नामगांव क्लैन में घुसपैठ करने का उसका उद्देश्य किसी को मारना या फिर खुफिया जानकारी को इकट्ठा करना नहीं था, बल्कि वो जानबूझकर कल रात इतनी बड़ी रोशनी को फैलाया और भूत की तरह गायब हो गया। जो सुनता हुआ चियोंगयोंग सॉर कहता है, क्या यही वजह है कि तुम बिना साबित हुए एक घुसपैठिए के द्वारा लगाए गए आरोप के आधार पर हमें डाहियो को गिरफ्तार करने के लिए बोल रहे हो? तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए? यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे पूरे क्लैन की इज्जत के बारे में क्या? इसी तरह वे लोग काफी ज्यादा बहस कर रहे होते हैं, जिससे कि परेशान होता हुआ हेड कहता है, बस करो ये काफी है, आप दोनों की ही बात अपनी अपनी जगह पर सही है। अजोरे हेवन यूनिट के लीडर आपने कहा कि घुसपैठिया बेहद ही ज्यादा संदिग्ध है, जो कि बिल्कुल ही सही बात है। जबकि फ्री फ्लोइंग यूनिट के लीडर आपने कहा हम छोटी से छोटी संभावना को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह बात भी सही है। तो अब हमें फैसला करना है कि आगे क्या करना है। ये सब बोलते हुआ वो उन लोगों से पूछता है, सेलेस्टियल थंडर यूनिट के लीडर और हेवनली विंड यूनिट के लीडर दोनों ही जांच करने के लिए गए थे, उनका क्या हुआ? तो चांगवांग स्वारू से बताता है, सेलेस्टियल थंडर यूनिट के लीडर हेवे की ओर गए हैं। अगर कोई भी गड़बड़ी होती तो अब तक कम से कम हमें कुछ तो पता चलता। तभी वहाँ पर एक बंदा भागते हुए आकर कहता है, क्लैन हेड एक बहुत ही ज्यादा अर्जेंट रिपोर्ट है, हमें पता चलता है ये सेलेस्टियल थंडर यूनिट के लीडर होता है। हेड पूछता है, आखिर हुआ क्या? तो हुआ बंदा उसके सामने झुकते हुए उसे बताता है, सेलेस्टियल थंडर यूनिट के वे सारे ही मेंबर जो जासूसी करने के लिए निकले थे, उनमें से एक भी वापस नहीं लौटा। वे सब के सब जो सुनता हुआ हैरान हो चुके थे। चांगवांग स्वार कहता है, वापस नहीं आए, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? वो बंदा बताता है, उन्हें 2 घंटे के भीतर वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन उनमें से एक भी आदमी वापस नहीं लौटा। तो हेड उससे पूछता है, आखिर तुम्हें क्या लगता है उनके साथ क्या हुआ होगा? तो वह बंदा उसके चेहरे को देखता हुआ पहले तो थोड़ी देर के लिए शांत रहता है, बाद में अपने सर को झुकाता हुआ उसे बताता है, नामगांव क्लैन ऐसा लग
रहा है कि दुश्मनों के द्वारा पूरी तरह घेर लिया गया है। और इसकी ऐसी बात को सुन सारे ही एल्डरों के रूह कांप जाती है। वहीं चांगवंग स्वॉर्ड आगे बढ़ उससे पूछता है आखिरकार ये कौन कर सकता है, जबकि हैर वो सोच रहा था यांगरेज रिवर के 18 रिवर स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं, वे ऐसा नहीं कर सकते। हमारा उनके साथ एक समझौता हुआ है। इसके अलावा वे सारे पानी में लड़ने वाले वॉरियर हैं, उनका ऐसे जमीन के रास्ते आगे बढ़ना नामुमकिन है। यही सब सोचता हुआ वो पता लगाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि आखिर ये कौन सा फैक्शन हो सकता है। तभी उसके पास चांगवंग स्वॉर्ड आकर चिल्लाता है आखिर किसके पास इतना फोर्स है जो वो नामगंग क्लैन को घेर सकता है, या इस दुनिया में इतनी बड़ी मैन फोर्स वाली शक्ति एग्जिस्ट भी करती है। इन सब का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, किसी के पास भी इतनी बड़ी मैन फोर्स नहीं है। तो उसे बीच में रोकता हुआ यूनिट लीडर वो कहता है नहीं, मुझे में एक ऐसा पावर है जिसके पास इतनी मैन फोर्स है कि वो नामगंग क्लैन को घेर सकता है। हेवनली डिमोनिक कासल। वहीं सेम टाइम पर हम सुषमा को देखते हैं, वह किंग हॉल के बाहर खड़ा अपने ही धुन में गा रहा होता है। जब पूर्णिमा होगी तो सम्राट का पतन होगा और मैं अपने धैर्यपूर्ण कदमों से राजा बन जाऊंगा। मतलब कि वो बार बार एक ही चीज को दोहरा रहा होता है, यानी कि उसे नामगंग क्लैन का अंत बिल्कुल ही सामने दिख रहा होता है। उसे पता होता है आगे क्या होने वाला है। पर खैर अगले दिन हम देखते हैं सुषमा अपने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा था इतनी जोरदार तरीके से कि उसके एनर्जी उसके सर से बाहर निकलता हुआ उसके पूरे शरीर में फैल रहे थे, यहाँ तक कि वो जमीन से उड़कर हवा में भी उड़ने लगा था। वो याद कर रहा था आखिर पिछली रात लड़ाई में क्या कमी रह गई थी। वो कहता है मैं मर ही गया था, अगर स्क्वाड लीडर ने सही समय पर अपने हेवनली विंड स्वॉर्ड आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल किया होता था। इसीलिए अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं मार्शल आर्ट को किस नजर से देखता हूँ, वो मेरे गेम की स्किल की तुलना में कहीं अधिक पावरफुल है। मुझे शक्तिशाली बनने के लिए मार्शल आर्ट को सीखना ही होगा। ये सब सोचता हुआ वो फाइनल स्क्वाड लीडर ने जिस स्किल के साथ उसके दोनों हाथ और एक पैर को काटा था वो उसे कॉपी कर लेता है, यानी कि सीख चुका था। और अब उसकी इमेजिनरी वर्ल्ड में वो नहीं था जिसके हाथ पैर कटे थे, बल्कि स्क्वाड लीडर था जिसके हाथ पैर कटे थे। वो होश में आते हुए कहता है आखिरकार मैं जीत ही गया। पोइजन किंग के द्वारा किया गया ग्रेट रिफॉर्मेशन रिचुअल वाकई में अद्भुत है। केवल अपने दिमाग में ही उस लड़ाई को सोचने मात्र से ही मैं उसके लेवल पर इनलाइटेड हो गया। अभी के लिए भले ही यह टेम्पररी प्रेशर पॉइंट है और ये मेरी बॉडी पर इनग्रेव है। मैं ट्रेनिंग के जरिए इसकी मदद से मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये सब सोचता हुआ वो खुशी हो रहा था, तभी उसे सिस्टम नोटिफिकेशन देता है बधाई हो, लेवल 13 पर पहुँचने की वजह से अब आप फर्स्ट क्लास के क्वेस्ट को ले सकते हो, जिसमें कि आपको 10 या उससे ऊपर वाले 100 दुश्मनों को मारना होगा। जो देखता हुआ सुषमा कहता है एडवांसमेंट क्वेस्ट, या मैंने कल जितने लेवल वाले बंदों को मारा उतने ही लेवल के और 100 को मारना होगा। पर वो स्क्वाड लीडर 15 या 16 लेवल का था। मैं भले ही अभी थोड़ा सा पावरफुल हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी 100 दुश्मनों को मारना ये इतना आसान नहीं होगा। यही सब सोचता हुआ वो अपने आप में खोया ही होता है। तभी उसके पीछे एक जोरदार तरीके से ब्लास्ट होता है, जिसके साथ हम 10 मिनट पहले का सीन देखते हैं। डाहियो उसी जगह को देख रहा होता है जहाँ पर की कल रात सुषमा ने तांडव को मचाया था। वो थोड़ी देर वहाँ पर रुककर जब वापस जाते हुए सोच रहा होता है उस तेज रोशनी के प्रकट होने के बाद सारी चीजें बिगड़ने लगे। सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है और मार्शल आर्टिस्टों को भी बढ़ा दिया गया है। मुझे तुरंत ही इन सब के बारे में जासूस को बताना होगा। तभी उसकी मुलाकात यूनिट लीडर से हो जाती है। वो उसे देखते हुए कहता है अरे जरा देखो, ये तो यंग मास्टर डाहियोक है, इतनी जल्दी में आप कहाँ जा रहे हो। उसे वहाँ पर देख डाहियोक भी हैरान होते हुए अपने मन में कहता है फ्लाइंग सॉरी यूनिट का लीडर आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। ये सब सोचता हुआ वो एकदम से ही स्माइल करता हुआ उसे बताता है मैंने सुना था इस दिशा में एक बहुत ही तेज रोशनी आई थी जो शादी को आशीर्वाद दे रहा था, इसीलिए मैं उसे थोड़ी देर देखने के बाद वापस लौट रहा हूँ। तो यूनिट लीडर कहता है क्या ऐसा है, तो मुझे बताओ जब तुमने उस जगह को देखा था तुम्हें क्या पता चला, क्या वो सचमुच में कोई आशीर्वाद था। उसके ऐसे रूखे फोन को देखता हुआ डाहियो वो समझ जाता है सिचुएशन थोड़े से गंभीर है, क्योंकि यूनिट लीडर के पीछे वाले सारे ही गार्ड उससे लड़ने के लिए बिल्कुल ही तैयार खड़े होते हैं। डाहियो को इतनी देर तक खामोश दे। यूनिट लीडर उससे कहता है वहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, इसीलिए तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, चलो मेरे साथ किंग हॉल में चलो, और हाँ मुझे नाम मत कहना। इतना बोलकर वो पीछे की ओर मुड़कर अपने साथियों के साथ जाने लगता है। साथ ही उसे यकीन था कि डाहियो भी उसके पीछे आएगा, पर डाहियो उसके पीछे खड़ा कहता है तेरे के मुझे ये सेल बहुत ही ज्यादा पसंद था और देखो मैं पकड़ा गया। इतना बोलते हुए वो भयंकर रूप में डरावनी हंसी को हंसना शुरू कर दिया होता है, जिसको देखता हुआ यूनिट लीडर तैयार तो पहले से ही था और अब उसे ऐसा देखकर वो तुरंत ही उस पर हमला कर देता है। और इससे पहले कि वो अपना स्वार डाहियो के ऊपर लैंड कर पाता
तभी किंग हॉल में एक भयंकर रूप में धमाका होता है, यानी कि ये वही धमाका होता है जो कि हमने पहले सुसामा के पीछे होता हुआ देखे थे। यूनिट लीडर उस धमाके को देखकर सिचुएशन को समझने की कोशिश कर ही रहा था, तभी डाह्यो अपना असली रूप दिखाता हुआ खतरनाक रूप में अपनी पावर को बाहर अनलिश करते हुए अपने थंडर ब्लेड आर के फर्स्ट फॉर्म एडवांसिंग थंडर के साथ उस पर हमला कर दिया होता है, जो कि डायरेक्ट हिट होता है यूनिट लीडर पर। अपने सामने ऐसे नजारे को देखता हुआ वहाँ खड़े आसपास के लोग वे कहते हैं, अरे बाप रे, यहाँ पर हो क्या रहा है? क्या वह यंग मास्टर डाह्योक नहीं है? वहीं हम यूनिट लीडर को देखते हैं, भले ही ये अचानक किया गया हमला था, तब भी मैं फ्री फ्लाइंग सॉरी यूनिट एक ही बार से कैसे ढेर हो सकता हूँ। तभी डाह्योक एकदम से ही गायब होता है और उसके पास पहुँच जाता है। उसे ऐसा करता हुआ देख पीछे खड़े लोग उसके पास भागते हुए कहते हैं, जरा ध्यान से यंग मास्टर, आप ये क्या कर रहे हो? प्लीज रुक जाइए। इतना बोलते हुए वो जैसे ही उसे टच करने वाला होता है, उसी समय डाह्योक अपना स्वॉर्ड चलाता है और उसकी बॉडी को दो टुकड़ों में अलग कर डालता है। उस आदमी को ऐसे मरता हुआ देख उन्हें देख रहे सारे ही लोग डर में डूब चुके थे। वे लोग पहले तो पूरी तरह से स्तब्ध भी रहते हैं, बाद में सभी एक साथ भागते हुए कहते हैं, भागो, यंग मास्टर पागल हो गया है, अपनी जान को बचाओ। वहीं डाह्योक डरावनी हंसी को हंसता हुआ उन्हें देखता हुआ कहता है, क्या तुम इन लोगों को देख रहे हो? तो यूनिट लीडर वो बोलता है, डाह्योक नहीं, आखिर तू है कौन? तो डाह्योक उस पर हमला करते हुए कहता है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा? इतना बोलते हुए वो जैसे ही उसे मारने वाला होता है, तभी एक जोरदार आवाज आती है, तुम कमीने कहेंगे, आखिर तुझे क्या लगता है तू यहाँ पर क्या कर रहा है? यानी कि यूनिट लीडर को बीच में आकर पॉइजन किंग ने बचा लिया होता है। दूसरी तरफ पॉइजन किंग को इस तरह अचानक आता हुआ देख सुसामा कहता है, जैसा की उम्मीद थी वो आ गया। वहीं इधर पॉइजन किंग ने डाह्योक के अंदर जो अपने नीडल को गिराया था, उससे पॉइजन निकलता हुआ उसकी पूरी बॉडी में फैलने लगा होता है, जिसकी वजह से वो पॉइजन किंग और खुद के बीच दूरी को बनाता हुआ तुरंत ही उससे पीछे हट जाता है। जिन्हें देखता हुआ यूनिट लीडर कहता है, शुक्रिया पॉइजन किंग। तो पॉइजन किंग डाह्योक की तरफ जाते हुए बोलता है, मोडेम वाकई में कोल्ड बनता जा रहा है। यह देखते हुए कि एक दामाद कैसे अपने ही ससुराल के पीठ पीछे हमला करता है, तो डाह्योक उसे बताता है, या जियांगो के सारे लोग ऐसे ही नहीं है। तो पॉइजन किंग वो बताता है, मैं बातें करने से ज्यादा एक्शन लेने पर विश्वास करता हूँ, इसलिए जब तक कि मैं थोड़ा सा नम्र हूँ, अच्छा होगा कि तुम अपनी असली पहचान और यहाँ क्या हो रहा है सब कुछ बता दो। तो डाह्योक उसकी बातों पर जरा सा भी ध्यान न देते हुए उसकी टेक्निक को देखता हुआ कहता है, यह वही सीक्रेट बटरफ्लाई इंटरनल आर्ट है। सही कहा ना, मैं इसके बारे में पहले भी सुना था। मैं बेसब्र हो रहा हूँ तुमसे लड़ने के लिए। लेकिन तो उसे देखता हुआ सुसामा अपने मन में कहता है, यह आदमी भागने की प्लानिंग बना रहा है, पर ये कितनी अजीब बात है, वो अकेला है या वो यहाँ पर इतने समय से कुछ ढूंढ रहा था? तभी वहाँ पर हवा आते हुए उसे पूछती है, दादाजी आखिर वहाँ पर क्यों है? जिन्हें के देखता हुआ सुसामा अपने मन में कहता है, या वह आदमी हवा को ढूंढ रहा था? अगर ऐसी बात है तो इतना बोलते हुए वो सिचुएशन को समझ ही रहा था, तभी डाह्योक हवा की तरफ हमला करते हुए कहता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तो पॉइजन किंग वो बोलता है, हरामखोर कहीं के, क्या तो अपने अंत तक पहुंचने के लिए इतना ज्यादा बेसब्र हो रहा है? पर डाह्योक की इसी कोई परवाह नहीं थी, वो तो बस हवा को मारना चाहता था। वो अपने थंडर स्वॉर्ड को काफी ही ज्यादा स्पीड के साथ हवा की तरफ भेजा होता है, जिसे देखता हुआ बुढ़ो बहुत ही ज्यादा घबरा चुका था। वहीं हवा को तो लग रहा था कि अब वो यहाँ पर मर गई है, लेकिन नहीं, सुसामा एक मोमेंट पर आकर उसे बचा लेता है। वो तुरंत ही हवा को लेता हुआ थंडर स्वॉर्ड के रास्ते से हट जाता है। हालांकि हम देख पाते हैं वो थंडर स्वॉर्ड जहाँ पर गिरा था वहाँ पर लग रहा था कि मानो कोई बम फटा हो, पूरी जगह तबाह हो चुकी थी और बस रह गया था तो एक बड़ा सा गड्ढा, जो कितना बड़ा था कि इंसान उसके सामने बस छोटी सी चींटी की तरह लग रहा होता है। उस ब्लास्ट के बाद जब भागकर हवा के पास जाता है तो वो देखता है कि सुसामा ने उसे बचा लिया होता है, जिसकी वजह से उसकी सांसों में सांस आती है। वो सुसामा के हाथों से हवा को लेता हुआ उसे शुक्रिया कहता है। बाद में डाह्योक की तरफ देखते हुए जब उसे गालियां देते हुए कहता है, कामीने कहीं के। तो डाह्योक बिना कुछ कहे उसकी तरफ बस देखता हुआ हंस रहा था। वहीं सुसामा उसे देखता हुआ अपने मन में कहता है, वह पावरफुल है, इतना कि वो बुढ़ो का सामना कर सकता है, वह एक असली मास्टर है। तभी डाह्योक बुढ़ो से कहता है, ये काफी अच्छा था, पर सर टैंग मैं आपसे मिलने के लिए जल्द ही वापस आऊंगा। इतना बोलकर वो जाते जाते एकदम से ही रुक चुका था। वह वापस अपने पीछे मुड़कर सुसामा को देखते हुए अपने मन में कहता है, आखिरकार अभी अभी ये क्या था? हम देखते हैं सुसामा उसकी तरफ देखता हुआ बड़े ही क्रीपी स्माइल को कर रहा होता है, जिसको देखता हुआ वो पहले तो थोड़ी देर के लिए अस्तव्य रह जाता है, बाद में वो भी उसके साथ एक क्रीपी स्माइल को देता हुआ अपने मन में कहता है, तो ये तुम थे, तुम्ही ने कल रात इतनी बड़ी रोशनी को बाहर निकाला था और हमारी सारी योजनाओं को विफल कर दिया। अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, हम फिर मिलेंगे। इतना बोलकर वो तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाता है। जिन्हें की देखता हुआ ब्रो वो कहता है, हरामखोर कहीं के, क्या तुझे लगता है कि तू
ऐसे ही यहाँ से जा सकता है। इसी के साथ वो जब उसके पीछा करने की कोशिश करने लगता है तो हवा उसे रोक देती है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से मजबूर हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ किंग हॉल के अंदर हम देख पाते हैं हैरी के पीछे कुछ लोग लटका हुआ था और हैरी वो कह रहा होता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, केवल 4 लोगों ने किंग हॉल को ऐसी हालत में पहुंचा दिया। इसके अलावा क्या ये इन यांग जुड़वा डेमन नहीं है जिसे कि डाहियोक ने कुछ साल पहले मारा था? डाहियोक के सभी काम और यहाँ तक के हाई के साथ उसकी शादी सब कुछ शुरुआत से ही प्लान किया गया था। यहाँ तक कि मोरी मेलैंड्स को भेजे गए सारे कबूतरों को भी बाजू ने मार डाला। और अब जबकि नमगोंग के लैंड का डिफेंसिव 3 एम्परर 9 किंग फॉर्मेशन वो तबाह हो चुकी है, तो हम बस जहर में फंसे हुए चूहे की तरह हो गए हैं। तो उसके पास यूनिट लीडर आकर कहता है, पेट्रियाज क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? हमारे पास फिलहाल के लिए 3 विकल्प हैं, लड़ो, भागो या फिर दूत भेजो। तो हेड उससे कहता है, आखिरी विकल्प को चुनो, क्योंकि तुम भी जानते हो हमारे लिए पहले के 2 विकल्प असंभव है। लीडर बताता है, ठीक है, फिर अगर हमें मदद चाहिए तो हमें मोरी मेलैंड्स में एक ऐसे आदमी को भेजना होगा जो कि 1 सप्ताह से भी कम समय में वहाँ जाकर हमारे लिए मदद को ला सके। तो हेड वो कहता है, मैंने भी इसके बारे में सोचा, लेकिन आखिर वो कौन ही हो सकता है जो कि उनकी घेराबंदी को तोड़कर मोरी मेलैंड्स तक पहुँच पाएगा? लीडर बताता है, हमारे पास एक आदमी है, एक ऐसा एब्सोल्यूट मास्टर जो कि उनकी घेराबंदी को तोड़ सकता है। वो कहता है, क्या तुम एल्डर टैंक की बात कर रहे हो? यदि हाँ तो मैं तुम्हें बता दूं, उनके लिए भी दुश्मनों की इतनी बड़ी घेराबंदी को तोड़ना मुश्किल होगा। तो लीडर वो बताता है, इसीलिए तो हम उनका उपयोग करेंगे। हमारे पास शादी में आए सैकड़ों मेहमान हैं जो कि भागने के लिए बेताब हो रहे हैं, मतलब कि वो सारे मेहमानों का उपयोग करके रास्ते को खोलना चाहता है। उसके इतना बोलते ही सीन शिफ्ट होता है। कुछ समय बाद हेड पॉइजन किंग के सामने बैठा हुआ सुषमा को देखते हुए कह रहा था, अंकल ये बच्चा। तो पॉइजन किंग वो कहता है, उसे टैंकलैंड का नाम दिया गया है। तो हाँ वो भरोसेमंद है, तुम उस पर ध्यान मत दो, जो कहना है वो बोलो। हैरी जिस पर थोड़ी देर सोचने के बाद उसके सामने अपने हाथ को जोड़ता हुआ उससे कहता है, अंकल प्लीज शादी में आए मेहमानों के साथ मिलकर आप सोहो झील की तरफ निकलिए और हमारे लिए कुछ मदद को लेकर आइए। ब्रो जिस पर बताता है, अगर हम ऐसा करते हैं तो दुश्मनों की क्षमता को देखते हुए अधिकतर लोग मारे जाएंगे। मुझे उम्मीद है तुम इस सिचुएशन को लेकर मुझसे अधिक बेहतर जानते हो। तो हैरी वो कहता है, अगर हम नाव को लेकर सोहो झील से यांगटीज रिवर तक जाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि 18 वाटरवे स्ट्रॉन्ग होल्ड से हमें मदद मिल सकती है। मैंने पहले ही सारे जहाजों को रवाना कर दिया है और क्लैन के मेहमानों और नौकरों को दक्षिण वाटर गेट पर इकट्ठा कर दिया है। बुढ़ो पूछता है, आखिर हमें निकलना कब है? वो बताता है, आपको आज ही तुरंत निकलना है। जिस पर कि बुढ़ो उससे आगे बिना कुछ बहस किया वहाँ से जाते हुए बोलता है, मैं अपनी तैयारी करता हूँ। तो पीछे बैठा हेड उससे कहता है, आप कितनी देर में निकलने वाले हो? प्लीज हाई को भी अपने साथ ले जाइएगा, मैं नहीं चाहता कि वो मुझे उस आदमी से लड़ते हुए देखे। तो बुढ़ो उससे कहता है, क्या बस इतना ही? जो सुनता हुआ तो हेड भी वो चौंक चुका था। बाद में वो रोते हुए कहता है, ऐसी सिचुएशन में नैमगॉन्ग के लिए मुझे डर है कि हम 10 दिन भी नहीं टिक पाएंगे। तो बुढ़ो वो चिल्लाता हुआ कहता है, तुम पागल रास्कल कहेंगे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसा होने भी दूंगा? जब तक कि मैं टैंगबो सोल चेसिंग पॉइजन हैंड यहाँ पर हूँ तब तक तो नहीं, इसीलिए इसे जी जान लगाकर सहन करना। मैं रीइंफोर्समेंट के साथ यहाँ जरूर लौटूंगा। पर हेड ने अपने सारे उम्मीद छोड़ दिए थे, जिसको कि सुषमा बस चुपचाप देख रहा होता है। बाद में जब वो अकेला बाहर खड़ा होता है तो वो कहता है, मैंने हवा को बचाकर अच्छा काम किया। मुझे लगा था इससे मैं नैमगॉन्ग क्लैन की योजनाओं को सीधे तौर पर सुन पाऊंगा, लेकिन यह एक ऐसी योजना है जो पूरी तरह से अनिश्चित है। अभी उसका ध्यान अपने पीछे जाता है, जहाँ पर की हवा वो फ्रस्ट्रेट होते हुए सोच रही थी, आखिर दादाजी करना क्या चाहते हैं? मतलब कि उसे भी पहले हुई बातों से उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो देखती है कि सुषमा भी वहीं पर खड़ा है, तो वह धीरे से उसके पास जाकर काफी ज्यादा शर्माते हुए अपने मन में सोच रही होती है, ये बहुत ही ज्यादा अजीब है, मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ ये आदमी सोच क्या रहा है। लेकिन खैर वो कहती है, मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, गलतफहमी मत पालना। मुझे बस ऐसा लगा कि मुझे इसे कहने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। हम देखते हैं ये सुनता हुआ सुषमा को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वो बस नॉर्मल सा रिएक्शन दे रहा है, और अंदर ही अंदर वो उसे बुरी तरह से घूर रहा होता है। मतलब कि ये बंदा अलग ही लेवल का है, इसे फर्क नहीं पड़ता कौन अच्छा है कौन बुरा है, इसे बस लोगों को मारने से मतलब है अपने लेवल को बढ़ाने के लिए। यानी कि ये हीरो तो किसी भी साइड से नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं हियोल दूर से नैमगॉन्ग क्लैन को देख रहा होता है, तभी उसके पास डाहियोक वो एक आदमी के गले को तोड़ता हुआ आता है, जिसको महसूस करता हुआ हियोल बोलता है, मैं तुम्हें शिफ्टिंग शैडो कहूँ या फिर मैं तुमको डाहियोक कहूँ? तो डाहियोक यानी कि शिफ्टिंग शैडो वो बोलता है, शैडो ऐसा लग रहा है तुम्हारी बातों को सुन करके मैं अपने काम में फेल हो चुका हूँ। तो हियोल वो बोलता है, हाँ तुमने तो बड़े तीर मार लिए, इसीलिए तो 4 शैडो बिना कुछ किए ही मारे गए और हमारी पहली राजनीति वो असफल हो गई। शैडो जिस पर कहता है,
ऐसी बात है, पर तुम गलत हो। पहले राजनीति का मतलब ही था कि मैं ऑर्थोडॉक्स फैक्शन का एक हीरो बनूं। इसलिए केवल मेरे यहाँ खड़ा होने से यह साबित नहीं हो जाता है कि मैं फेल हो गया हूँ। ये सब बोलते हुआ वो अपने काया पलट का इस्तेमाल करता है और फिर देखते ही देखते हुआ हाई के शरीर को ले लेता है, जो कि उसकी पहली वाइफ बनने वाली थी। वो कहता है, अब बताओ इसे लेकर तुम क्या कहोगे? इस रूप में मुझे नामगंग हाई की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं डायरेक्ट ही नामगंग क्लैन का सक्सेसर बन सकता हूँ। जो सुंदर हो योल वो बोलता है, क्या वाकई में ये नामगंग हाई का रूप है? तुम तो बिल्कुल ही पागल हो कमीने। यह कितना शानदार है, इससे तो सारी चीजें ही बदल जाएगी। हालांकि अब चूंकि मैं तुम्हारे इस रूप में देख रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि हाई गुआनियो का सबसे सुंदर लड़की ऐसे ही नहीं कहा जाता है। वो वाकई में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मेरे तो अब अरमान ही जागने लगे हैं। ये सब बोलता हुआ वो उसकी तरफ बहुत ही ज्यादा ठड़क भरी नजर से देख रहा होता है। तो सैरो पहले तो उसे देखते हुए कुछ भी नहीं समझ पाता है और बस खामोशी से घूरता रहता है। बाद में वो एकदम से ही गुस्सा होते हुए उससे कहता है, या तो आखिरकार अपना दिमाग हो ही बैठा। तो योल वो बोलता है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, तू आदमी है या फिर औरत, जब तक कि तू स्वाद और देखने में अच्छा है तब तक मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब बोलता हुआ वो उसकी इज्जत को लूटने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया होता है। तब सैरो खुद को बचाता हुआ कहता है, हरामखोर कहेंगे, लगता है तू आज मेरे हाथों मरना चाहता है। उस समय वहाँ पर एक फाल्कन आता है जिसके पैरों में कोई संदेश था। सैरो कहता है, क्या ये वाटर सैरो की तरफ से है? तो योल वो बताता है, जैसा कि मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, जहाज रवाना हो चुका है। ये कितनी अफसोस की बात है, मुझे अब जाना होगा, लेकिन तुम्हारा क्या? तो सैरो वो बताता है, मैं इस फाल्कन का पीछा करने वाला हूँ। तो योल वो पूछता है, क्या तुम वाटर सैरो के पास जा रहे हो? पर क्यों? मुझे लगता है नामगंग क्लैन में जाना ज्यादा मजेदार होगा। तो सैरो वो बताता है, नहीं वहाँ पर कुछ और भी दिलचस्प है। सैरो पूछता है, टैंगबो छोड़ो भी, वो 10 महान लोगों में से एक है। नामगंग क्लैन की शक्ति के आगे वो कुछ भी नहीं। ये सब बोल रहा हो अचानक उसे कुछ समझ आता है, जिसकी वजह से वो हड़बड़ाता हुआ कहता है, रुको मुझे अब ये मत बताओ कि यह उस रोशनी के बारे में है। क्या तुमको पता चल गया है कि वो कौन है? मुझे बताओ कौन है वो? तो सैरो वहाँ से गायब होते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं। तो योल उसे रोककर पूछने की पूरी कोशिश करता है और तब तक सैरो वहाँ से जा चुका था, अकेला उसे अपने सवालों के साथ छोड़कर। दूसरी तरफ हम देखते हैं बुरो अपने सारे जहाजों के साथ यांगटीज रिवर में पहुंच चुका था। इस चीज से पूरी तरह अनजान की उन लोगों पर नजर रखा जा रहा है। एक बंदा उन्हें दूरबीन से देखने के बाद समझ जाता है कि आगे अब उसे क्या करना है। वो तुरंत ही भागता हुआ अंधेरे में बैठा हुआ एक जहाज पर जाता है जहाँ पर की एक लड़की थी। वो कहता है, सुप्रीम स्ट्रांग होल्ड चीफ, यह कंफर्म हो गया है। तो वो कहती है, जहाजों को निकालो, हम शहर पर जा रहे हैं। और हाँ हमें पता चल रहा है कि यही बंदी है वाटर सैरो, जबकि अभी भी इन सबसे अनजान बुढ़ो लगातार आगे बढ़ रहा होता है। जिन्हें की देखता हुआ सुसामा अपने मन में कहता है, बुढ़ो भले ही कितना ही बड़ा पियरलेस एक्सपर्ट क्यों न हो, ये दोनों फिलहाल के लिए तो उसके लिए बहुत ही बड़ा बोझ है। अगर उसे जीवन और मौत के बीच फैसला करना हो तो वो किसे चुनेगा, हवा या फिर हाय या हूँ मैं? उसे इन तीनों में से किसी को तो पीछे छोड़ना पड़ेगा, लेकिन जिसकी सबसे अधिक संभावना है वो मैं हूँ। मुझे एडवांस में ही अपनी तैयारी करके रखनी पड़ेगी। दूसरी तरफ बुढ़ो के पास जब हवा जाती है तो उसे वो कहता है, यहाँ सन्नाटा है, बहुत ही ज्यादा सन्नाटा। हमें यहाँ आने के रास्ते में एक भी दुश्मन नहीं मिला। यहाँ कुछ तो दुश्मन होने चाहिए। जाकर कह दो सभी से जितनी हो सके उतनी जहाज की गति कम कर दे। हम देखते हैं सारे हिला डर और खौफ में निराश बैठे थे। वे सोच नहीं पा रहे होते हैं आगे क्या होगा। तभी एक बंदे को अपने सामने रोशनी दिखाई देती है। वो जोरों से चिल्लाता है, रीइंफोर्समेंट आ गया, जरूर उन तक नामगंग क्लैन का संदेश पहुंच गया होगा, हम बच गए। तो बुढ़ो सामने से आ रहे जहाज पर लगे झंडे को देखते हुए कहता है, क्या वे यांगटीज रिवर के 18 वाटरवे स्ट्रांग होल्ड हैं? क्या वे सच में बेयोग के कहे अनुसार हमारी मदद करने आए हैं? ये सब बोलता हुआ वो जैसे ही उनके पास पहुंचता है तो उसे सिचुएशन समझ आ जाती है। वो कहता है, नहीं यहाँ पर इतने सारे जहाज क्यों हैं? मुझे समझ आ रहा है पूरे रास्ते भर हमें एक भी दुश्मन क्यों नहीं मिला। वे सभी तो यहाँ पर हैं हमें घेरने के लिए। धत्तेरे के इसी के साथ वो जोरों से चिल्लाता है, ये रीइंफोर्समेंट नहीं है। मैंने कहा वे हमारी मदद करने के लिए नहीं आए हैं, हमें सिर्फ को वापस मोड़ना होगा। क्या तुम लोग सुन रहे हो? हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। वे सब के सब हमारे दुश्मन है। जल्दी से जहाज को मोड़ो और तुरंत यहाँ से निकलो। उन लोगों को ऐसे दूर जाता हुआ देख वाटर सैडो कहती है, तीर चलाओ। हम देखते हैं उसके एक ही कमान पर हजारों की संख्या में तीर पूरे आसमान को घेर लिया था। ये इतना खूबसूरत नजारा होता है कि कोई भी देखकर ठहर जाए, पर असलियत में ये इतना भयानक था कि लोग सबसे क्रूर तरीके से मारे जा रहे होते हैं। वे सबके सब अपनी जान बचाने की कोशिश तो कर रहे थे पर कोई फायदा नहीं था। वे सभी बेरहमी के साथ
मर रहे होते हैं, जबकि बुढ़ो अपने और अपने शिप को बचाने के लिए वहाँ जितने भी तीर आ रहे थे उन सभी को खत्म कर रहा होता है। हालांकि बाकी के शिप इतने भाग्यशाली नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वे सब के सब एक एक करके डूब रहे थे, जिन्हें की देखता हुआ सुसामा वो कुछ भी समझ पाता। तभी बुढ़ो चिल्लाता है, सब लोग खुद को संभालो और जल्दी से शिप को वापस मोड़ो। इतना बोलता हुआ वो जब अपने आसपास देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उन्हें बुरी तरह से सैकड़ों की संख्या में शिप चारों तरफ से घेर लिया होता है, जिसकी वजह से हवा वो बोलती है, दादाजी अब हम क्या करें, हम आगे और पीछे दोनों तरफ से घिर चुके हैं। तो बुढ़ो वो कहता है, तेरे के ध्यान से सुनो, हम किनारे की तरफ बढ़ेंगे, जल्दी करो और बचे हुए लोगों को वहाँ से ले जाओ। इसी के साथ वे लोग जैसे ही उतर कर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं तो वहाँ उनके शिप पर वाटर शैडो आ जाता है और फिर खतरनाक तरीके से लोगों को मारना शुरू कर दिया था और बाकी के शिप पर उसके साथ ही जाकर बचे हुए लोगों को मार देते हैं। इतनी बुरी तरह से अपने लोगों को मरता हुआ देख बुढ़ो वो गुस्से में पूरी तरह से अस्तव्यस्त हो चुका होता है। वो तुरंत ही पीछे की ओर मुड़ता है और सीधे हाई के पास जाता है और वो इससे पहले कि कुछ भी बोल पाते बुढ़ो उसे तुरंत ही बेहोश कर देता है और उसे अपने कंधों पर उठा लेता है। तो हवा उसे देखते हुए कहती है, दादाजी आप ये क्या कर रहे हो। तो वो बताता है, हमें किनारे तक पहुंचना होगा। जिस पर हवा वो बोलती है, माफ करिएगा दादाजी, पर हम तीनों लोगों को ले जाना आपके लिए भी मुश्किल है। बुढ़ो कहता है, नहीं केवल दो को। जो सुनता हुआ तो हवा भी हैरान हो चुकी थी। वो पीछे सुषमा को देखता हुआ जब कुछ भी नहीं बोल पाती है तो बुढ़ो सुषमा के पास जाकर कहता है, सैम मैं तुम्हारे टैलेंट को लेकर थोड़ा सा लालची हो गया था, इसीलिए मैंने तुम्हारे भीतर गो को भी डाल दिया ताकि मैं तुम्हारी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकूं और टैंक एलन के लिए आधारशिला के रूप में काम कर सकूं। लेकिन ऐसा लगता है कि मैं सचमुच में बूढ़ा हो गया हूँ। मुझे ये सोचकर भी हैरानी होती है कि मैं एक मामूली गुड़िया से इतना लगाव कैसे महसूस कर सकता हूँ। इसलिए अब मैं तुम्हें मारूंगा नहीं और न ही तुम्हें बचाऊंगा। इतना बोलकर वो जब वहाँ से जाने लगता है तो उसे देखते हुए हवा पहले तो कुछ बोलने की कोशिश करती है, पर समय की मांग देकर वो भी अपने मुंह को मोड़ लेती है और सुषमा को पीछे छोड़कर बुढ़ो के साथ जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। तो बुढ़ो आखिरी बार सुषमा से कहता है, टैंक क्लैन का टैंक सैम, टैंक क्लैन भले ही तुम्हारे एग्जिस्टेंस के बारे में ना जाने, लेकिन मैं सोल चेसिंग पॉइजन है तुम्हें जरूर याद रखूंगा। इतना बोलकर वो जब वहाँ से निकल जाता है तो हवा वो अभी भी पीछे खड़ी थी। उसे अभी भी थोड़ी सी तो ग्लानि हो रही होती है, लेकिन चूंकि वो इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर सकती थी तो वो सुषमा को मरता हुआ छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। जबकि सुषमा उन लोगों को जाता हुआ देख पीछे खड़ा बिल्कुल ही खामोश था। वह थोड़ी देर के लिए शांत रहता है और फिर बाद में कहता है, अब चूंकि मुझे कोई देख नहीं रहा है तो क्या मैं शुरू करूं। हम देखते हैं उसके इतना बोलते ही वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी सुषमा वो पीछे की ओर मुड़ता है और उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दिया था। बाद में उसकी बॉडी को घसीटता हुआ कहीं तो ले जाता है। उसमें बाद हम देखते हैं सारे ही लोग मारे गए थे और जो कोई भी बचा है उसे मारने का ऑर्डर एक बंदा दे रहा होता है। तभी उसकी नजर अपने बगल में जाता है। वो कहता है, तुम्हारी हालत बहुत अच्छी नहीं लग रही है, क्या तुम ठीक हो। तो सुषमा वो क्रीपी स्माइल को देता हुआ कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। यानी कि अब उन लोगों का आंधा आ चुका है या फिर बात कुछ और हो, हमें दिखाया नहीं जाता। हम बस देखते हैं कि जितने भी लोग किसी तरह बच चुके थे वे सभी भाप भाप करके किनारे की तरफ भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। जबकि बुढ़ो वो जब किनारे की तरफ जा रहा होता है तो उसकी नजर अचानक ही जमीन पर खड़े कुछ लोगों की तरफ जाता है, जिसकी वजह से वो हैरानी में कहता है, यह हेवनली डीमन कासल के उनको तोने किनारे पर भी अपनी सेना को छिपा कर रखा था। ये सब सोचता हुआ वो बीच हवा के बीच एक जोरदार धमाका करता है, जिससे कि डार्क कलर की एनर्जी निकलता हुआ किनारे पर जितने भी सैनिक खड़े थे उन सभी को ही मार डालता है। यानी कि उसका रास्ता अब साफ हो चुका था। वहाँ के लोग जब किनारे पर पहुँचता है तो बुढ़ो कहता है, जल्दी करो हमारे पास समय नहीं है। हम देखते हैं वे लोग थके होने के बावजूद भी अपनी जान को बचाने के लिए किसी तरह तो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। वहीं इधर हम सुषमा को देखते हैं, उसके सामने जितने भी लोग आ रहे होते हैं वो उन सभी को मारता हुआ जा रहा था। सिस्टम बताता है अब तक आपने 100 में से कुल 18 दुश्मनों को मार डाला है। जिसको देखता हुआ सुषमा वो सोचता है, मैं किसी को भी मारूं कंडीशन पूरा होगा। तभी उसके पीछे खड़ा एक बंदा उसकी तरफ एक कपड़े को फेंकता हुआ कहता है, कम से कम इससे अपने चेहरे को ढक लो। क्या तुम्हें अंदाजा भी है इस समय तुम कैसे दिख रहे हो। जिस पर की सुषमा बिना कुछ बोले उस कपड़े की तरफ थोड़ी देर के लिए घूरता है और फिर उससे अपने चेहरे को ढकता हुआ कहता है, क्या ये ठीक है। तभी वहाँ पर कोई तो आता है जो कि अपने सामने के नजारे को देखता हुआ बोल रहा था, अरे बाप रे तुम लोगों ने तो इस जगह को खून के समंदर में बदल दिया। तो उसके सामने झुकते हुए बंदे कहते हैं, वॉइस स्ट्रॉन्ग होल्ड लीडर। वो बंदा पूछता है सिचुएशन क्या है। तो उसके सामने खड़ा बंदा बताता है, हमने जहाज पर सारे लोगों को मार दिया लेकिन टैंगबो और कुछ एक्सपर्ट बचे हुए लोगों के साथ किनारे की तरफ भाग चुके हैं। तो वॉइस लीडर वो कहता है, क्या लगता है कि मुझे लीडर से बात करनी होगी, आगे का आदेश का इंतजार करो। इतना बोलकर जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो हम देखते हैं सुषमा उसे बहुत ही बुरी तरह से घूर रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं वॉइस लीडर जब वाटर शैडो के पास जाता है
तो वो बंदी बोलती है तुम यहाँ आने में बहुत ही देर हो गई शिफ्टिंग शैडो। तो वो बंदा कहता है मेरे बारे में तुम्हें पहले से पता था। वो बंदी कहती है मुझे ह्योल ने तुम्हारे यहाँ आने के बारे में बताया था। इसके अलावा तुम्हारी ये स्माइल, तुम आदमी बनो या औरत, ये कभी नहीं बदलती। तो सर वो अपने चेहरे को देखता हुआ कहता है मैं इसे याद रखूंगा। वैसे हम टैंगो को लेकर अब क्या करने वाले हैं? तो वो बंदी बताती है प्लान के हिसाब से हमने उसे सेंजोंग माउंटेन पर जाने के लिए मजबूर कर दिया है। अब वही जगह उसकी कब्र बनेगी। तो सर वो बोलता है तुम्हारा मतलब सेंजोंग माउंटेन के आधी घाटी और आधी माउंटेन के चट्टान किनारे पर तुम उसे बुरी तरह से फंसाना चाहती हो? ये तो काफी ही ज्यादा लाजवाब है। वो तेजी से ऊपर चढ़ता हुआ अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। वह अपनी समाधि की तरफ बढ़ रहा है। तो वो बंदी बोलती है तैयार हो जाओ, हम बाकी के फोर्स के साथ जल्द ही निकलने वाले हैं। तो शैडो वहाँ से जाते हुए बोलता है 10 महान लोगों में से एक 2 शैडो के खिलाफ नहीं, शायद 3 के खिलाफ। काफी अजीब बात है पर खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, निश्चितता हमेशा बेहतर होती है। इतना बोलते बोलते वो एकदम से ही रुक कर वैसे वाटर शैडो, क्या तुमने किसी अजनबी को देखा? कोई ऐसा जिसकी घोर काली आंखें हो, या फिर शायद कोई ऐसा एक्सपर्ट जो लाइट इमिट करने वाले मार्शल आर्ट का यूज करता हो? वो बताती है नहीं। तो सर वहाँ से जाते हुए अपने मन में कहता है चारों दिशाएं पूरी तरह बंद है, फिर भी वो बिना किसी निशान के गायब कैसे हो गया? चलो छोड़ो, वो ऐसे भी नरसंहार से हर समस्या का समाधान नहीं होता। दूसरी तरफ हम देखते हैं पहाड़ों के बीच भागता भागता गुरव काफी दूर निकल चुका होता है, लेकिन अभी भी उन लोगों पर दुश्मनों का हमला लगातार हो रहा था, जिससे कि वो खुद को तो बचा ही रहा होता है, साथ ही वो दूसरों को भी प्रोटेक्ट कर रहा था। पर लोग अभी भी आना बंद नहीं कर रहे होते हैं, वे लगातार उन पर हमला कर रहे थे। आखिर में वे सभी को खत्म करने के बाद बोलता है हम रुक नहीं सकते, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। तो डैनरी क्लैन के ब्लैक क्रो का लीडर अपने लोगों की तरफ देखते हुए कहता है तेरे के चलो हम थोड़ी देर के लिए आराम करेंगे। यानी कि वे लोग अब इतने थक चुके थे कि आगे नहीं बढ़ सकते थे। वो बैठा हुआ सोचता है ब्लैक क्रो यूनिट का केवल अब आधा हिस्सा ही बचा है। नहीं, मुझे लगता है ये इससे भी कम है। डैनरी हुई जिसके आने की उम्मीद थी बिना किसी निशान के गायब हो गया। कम से कम संभावनाओं का नियम सिर्फ मुझ पर तो लागू नहीं होता। हम अभी ऐसी स्थिति में है जहाँ ब्लैक क्रो यूनिट के अस्तित्व के गारंटी नहीं दी जा सकती। हमें जितनी जल्दी हो सके डैनरी क्लैन में लौटना होगा। मतलब कि इन लोगों को अभी तक नहीं पता है कि डैनरी कब का खत्म हो चुका है। खैर वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी अचानक है उसे झाड़ियों के पीछे कुछ महसूस होता है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही अपने लोगों को तैयार करते हुए कहता है ब्लैक क्रो यूनिट लड़ाई होने वाली है, सावधान हो जाओ। इसी के साथ वो झाड़ियों के पीछे छुपे लोगों से कहता है वहाँ कौन है, जल्दी से बाहर आओ। हम देखते हैं जो सुनता हुआ वे लोग जब सामने आते हैं तो वे संख्या में बेहद ही ज्यादा थे, जिन्हें कि वो देखता हुआ कहता है ये तो समुद्री डाकू हैं। हम देखते हैं उन लोगों की रूहें कांप चुकी थी। वहीं हम देखते हैं उन डाकुओं के बीच था सुसामा, जो कि कहता है मतलब कि वो डाकुओं के साथ मिलकर डैनरी क्लैन के ब्लैक क्रो यूनिट को खत्म करने वाला था। सारे डाकू अपने सामने खड़े लोगों को देखते हुए कहता है एक भी इंसान जिंदा बचकर जाना नहीं चाहिए, सभी को मार डालो। तो आगे बढ़ता हुआ ब्लैक क्रो यूनिट का लीडर वो बोलता है मरना मत, हमें डैनरी क्लैन में वापस लौटना है जिंदा। इसी के साथ उन दोनों ही ग्रुपों का जब मुठभेड़ होता है तो हम देख पाते हैं सुसामा सभी को छोड़कर सीधे ब्लैक क्रो यूनिट के लीडर की तरफ बढ़ता है। वो इतना जोरदार हमला उस पर करता है कि ब्लैक क्रो यूनिट का लीडर भी चौंक चुका था। वो हैरानी में अपने मन में कहता है मेरा शरीर पहले से ही अपने लिमिट पर पहुंच चुका है, मुझे जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके इसे खत्म करना होगा। इसी के साथ वो जब अपना हमला करता है सिंगल स्ट्रीम 10 स्वॉर्ड स्टाइल फ्लाइंग सैलो 10 सक्सेसिव स्वॉर्ड, तो हम देखते हैं सुसामा उससे बचने की कोशिश तो करता है, लेकिन बाद में वो हमला सीधे जाकर उसे डायरेक्ट ही हिट किया था, जिससे कि वो किसी तरह खुद को संभालता हुआ सोचता है अब मैं उसके स्वॉर्ड को देख पा रहा हूँ। तभी ब्लैक क्रो का लीडर वो कहता है तुम्हारी ये चालें कितनी घटिया है। इतना बोलते हुए वो इस बार जब हमला करता है तो हम देख पाते हैं सुसामा पहले तो बड़ी ही आसानी के साथ उसके स्वॉर्ड को रोकता है, बाद में उसे जोरदार लात को देकर दूर फेंकता हुआ अपना अटैक कर ही रहा था 3-4 स्वॉर्ड। तभी लीडर तुरंत ही खुद को संभालता हुआ बेहद ही ज्यादा स्पीड के साथ सुसामा के बॉडी के अंदर अपने स्वॉर्ड को धसाता हुआ कहता है तूने अपनी गार्ड डाउन कर दिया था। और अचानक ही अपने सामने कुछ देख वो बेहद ही ज्यादा शॉक हो चुका था, क्योंकि उसने जो स्वॉर्ड चलाया था वो तो सुसामा को लगा ही नहीं था, बल्कि वो तो किसी लाश को लगा था। यानी कि वही सुसामा का पुराना ट्रिक, अपने इन्वेंटरी में ढेर सारी लाशों को रखो और समय आने पर उसका इस्तेमाल करो। लीडर उसे ऐसा करता हुआ देख बेहद ही ज्यादा डर गया था। वो तुरंत ही उससे दूर होता हुआ अपने मन में कहता है आखिरकार इससे मुझे पूरा यकीन है कि मैंने अपना निशाना पूरे सटीक तरीके से लगाया था। उसी समय सुसामा वो बोलता है किसी ने मुझसे एक बार कहा था मार्शल आर्टिस्टों के बीच जीवन और मौत की लड़ाई में जो सबसे अधिक छुपाता है वही अंत में विजेता बनता है। तो बता क्या तेरे पास बस छुपा हुआ खंजर ही था? पर लीडर तो उसकी बातों पर ध्यान दे ही नहीं रहा होता है, वो तो बस उसकी गहरी काली आंखों को देख रहा था। वो अपने मन में कहता है मैंने ये आंखें पहले भी कहीं पर देखा है। उसे इतना हैरान देख सुसामा अपने पास से कई सारे खंजरों को बाहर निकालता है और फिर जब उन सभी को कंट्रोल करता
हुआ जब लीडर को मारने की कोशिश कर रहा होता है तो लीडर सारे ही खंजरों से बचता हुआ अपने मन में कह रहा था, मेरी आंखें मुझे धोखा नहीं दे रही है। वो डेफिनेटली सारी चीजों को सुनने से बाहर निकाल रहा है। आखिर ये किस तरह का काला जादू है। तभी वो देखता है कि उसके साइड से भी एक बंदा आ रहा है और एक बंदा उसके पीछे से भी आ रहा है। यानी कि अब यहाँ पर उसके खिलाफ 3 बंदे हो चुके थे, जिन्हें देखता हुआ वो इतना घबरा चुका होता है कि अपने मौत को एक्सेप्ट करता हुआ वो अपने मन में कहता है, मैं इससे नहीं बच सकता। लेकिन तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। उन दोनों बंदों को ही सुसामा खत्म करता हुआ कहता है, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे शिकार के बीच दखल देने के। उसकी ऐसी खून से भरी लाल आंखों को देखता हुआ लीडर को याद आ जाता है कि आखिरकार ये आंखें उसने कहाँ देखा है, जिसकी वजह से वो गुस्से में पागल हो चुका था। वो जोरों से चिल्लाता है, छोटे नाले के कीड़े कहीं के, हमें धोखा देने के या तो ही था जो आत्महत्या की महामारी पूरे डेनरिक लैंड में फैलाया था। ये सब बोलता हुआ वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है सुसामा को मारने के, पर वो बार बार बचे जा रहा था। इसीलिए वो अंत में अपनी पूरी पावर को लगाते हुए सुसामा को मारने के लिए ये कहते हुए जैसे ही आगे बढ़ता है कि घोड़े के गंदे को साफ करने वाला तुम मामूली हरामी कहीं कि आज मैं तुम्हें मार दूंगा। तो उससे परेशान होता हुआ सुसामा उसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसका उपयोग अगर आप लोगों को याद है तो शुरुआती एपिसोड में एक स्नेक अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट का लीडर था, जिसको कि मारने के लिए जब सुसामा गया था तो वो इसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था, जिसका कि सुसामा ने पूरे सेक्ट को ही खत्म कर दिया था। अगर याद है तो आप लोगों को पता होगा। वो अभी उसके इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जब लीडर हवा के बीच ही होता है तभी वो उसके दोनों ही हाथों को काट डालता है, साथ ही उसकी बॉडी के कई टुकड़े कर दिए थे। उसके महसूस होने से पहले ही वो ये कहता हुआ कि नहीं, मुझे डेनरिक लैंड में वापस जाना ही होगा, मर जाता है। जिसको देखता हुआ सुसामा वो बोलता है, मैंने तुमसे कहा था जो सबसे ज्यादा छुपाता है वही विजेता बनता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि ब्लैक क्रो यूनिट के सारे ही लोगों का खात्मा हो चुका था। वहीं एक बंदा बोल रहा होता है, धत्तेरे के आखिर अतिरिक्त सहायता कहाँ पर रह गए, जिसके बारे में सुसामा भी सोचते हुए अपने मन में कहता है, जैसा कि उसने कहा एक समय के बाद धीरे धीरे आ रही अतिरिक्त सहायता अचानक ही बंद हो गई। इसका कोई ना कोई कारण जरूर होगा, हमें इसकी जांच करनी होगी। तभी एक बंदा झाड़ियों के पीछे देखते हुए कहता है, चलो अंततः वे लोग आ ही गए। इतना बोलते हुए अपने सामने से आ रहे बंदों से वो कहता है, आपको यह मानना ही पड़ेगा कि उच्च अधिकारी हमेशा ही सुस्त होते हैं। जिसको सुनता हुआ उसके सामने से आ रहे लोग कोई भी जवाब नहीं देते और चुपचाप आगे बढ़ रहे होते हैं, जिन्हें की देखता हुआ सुसामा के बगल में खड़ा बंदा कहता है, आखिर इन लोगों के साथ क्या हुआ है, ये अपने कपड़े इस तरह क्यों पहने हैं। दूसरी तरफ पहले वाला बंदा अभी भी सामने से आ रहे बंदों को कुछ भी न बोलता हुआ दे आगे कहता है, स्ट्रॉन्ग होल्ड लीडर, आप इतनी देरी से क्यों आ रही हो और आप लोगों ने ऐसे कपड़े क्यों पहने रखे हैं। इससे आगे वो कुछ भी बोल पाता तभी वाटर शैडो वो आगे बढ़ती है और फिर उसके सर के चित्र उड़ा डालती है बहुत ही ज्यादा बेरहमी के साथ, जिन्हें की देखता हुआ ये सारे ही लोग डर चुके थे। वे समझ नहीं पाते वो आखिरकार ऐसा क्यों किया। जबकि वाटर शैडो वो आगे बढ़ कहती है, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, सबको मार डालो।